अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिशवाली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व बिज़्नि इल्मा व बिज़्नि इल्मा व बिज़्नि इल्मा। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। सितंबर 2022 का पेपर हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है और हम स्प्रिंग 23 के लिए बैठे हैं। मैं चाहूँगा आज का एजेंडा जो है पहले आपसे डिस्कस कर लें कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। एक हम आज बात करेंगे कि पहले तो ये बात करेंगे चैलेंजेस क्या होते हैं कॉस्टिंग के, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर बात करेंगे कि पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से पेपर रुका हो, फॉर नॉट पासिंग, फॉर नॉट क्लियरिंग पेपर इन दिसंबर, सॉरी क्लियरिंग पेपर इन ऑटम 2022। ऑटम 2022 में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हमारा पेपर नहीं निकल सका। एंड थर्ड नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी अप्रोच एंड क्या कहते हैं एग्जाम टेक्निक्स। और थोड़ा बहुत अगर टाइम बचा ऑटम 2022 के पेपर को ओवरव्यू कर लेंगे, ओवरव्यू कर देंगे। वालेकुम सलाम। ठीक है जी। तो ये चार एजेंडा हैं, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है, मगरिब पे हम एंड कर देंगे, थोड़ा सा टाइम रह गया हमारे पास मगरिब में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मुझे आप लोग मुझे बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो एक दफ़ा पेपर दे चुके हैं और मार्क्स बताएंगे। ज़रा मैं नाम नहीं लूँगा इस बार, मगर आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी कॉस्टिंग दे चुके हैं 20 ऑटम 22 में और आपके क्या मार्क्स आए। नाम नहीं लूँगा मगर मुझे सिर्फ एक आइडिया मिल जाए, क्योंकि मेरी एक ऑब्जर्वेशन है इस बार रिजल्ट से रिलेटेड। तो मैंने कहा मैं देखूँ क्या वो सही है गलत है। 39, 46, 25, 45, 42, 28, ठीक है। कंटिन्यू 45, 31, 45, 43, 30, 39, 24, 23। अच्छा, ज़्यादातर मार्क्स आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? अभी तक अगर मैं देखूं तो मेरे ख्याल से 20s में कम लोग आए, 30s में भी ज़्यादा नहीं आए। 45, 42, 45 अगेन, 46, 46, 39। हाँ, तो 40s में इस बार काफ़ी मार्क्स आए। अच्छा, जिन लोगों के 40s में मार्क्स आए मैं आगे जाके बात करूंगा, ठीक है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि 40s का मतलब है कि कुछ रह गया। 41 एक और आ गया जी मार्क्स। 38 वाले हजरात भी हैं, ठीक है। तो 40 वाले हजरात को तो मैं ये कहूँगा यार आप लोग बहुत करीब थे, पासिंग लाइन के बहुत करीब थे, मगर वो कहते हैं ना कुछ थोड़ा ही बहुत एक कोई नेग्लिजेंस टाइप की चीज़ हो गई जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। 30s वालों को मैं कहूँगा कि यार आपको देखने की जरूरत है कि यार व्हाट वेंट रॉन्ग, क्योंकि 30s मच लोअर स्कोर जिस तरह का पेपर आया था। 20s वाले के लिए बहुत अलार्मिंग है। मैं कहूँगा कि भाई आपको देखना पड़ेगा आपके कॉन्सेप्चुअल इश्यूज तो नहीं है, क्योंकि ये 20s में आना तो मैं समझ से ज़्यादातर है, ठीक है। तो मैं पॉसिबल रीजन से बात करूंगा, मगर मैंने कहा पहले बाइफर्केशन बता दी जाए कि 40s वाले जो हैं वो ये ना सोचें कि यार हमने तो बहुत अच्छा कर लिया था, वो ठीक है, मगर अगेन कुछ ना कुछ कसर बाकी है। अच्छा, ओवरऑल आई कैप का रेशियो पता है आपको कितना हुआ? आई कैप का रेशियो पहले 40% हुआ करता था पिछले अटेम्प्ट में, इस बार ये डिप होकर 36% हुआ, यानी कि 10% का डिक्रीज आया है। वैसे तो 4% का डिक्रीज है, बट ओवरऑल देखें तो 10% का डिक्रीज है। ऑब्वियसली इतना ही आता है नॉर्मली। 30s 20s में आता था कॉस्टिंग का रिजल्ट, अभी भी बेहतर हो गया मेरे हिसाब से, काफी बेहतर है ये। अच्छा, अब सवाल ये चैलेंजेस क्या है सीएमए के? हाँ, जो हम सीएमए देख रहे हैं, सीएमए के चैलेंजेस क्या हैं और हमें इनको कैसे ओवरकम करना चाहिए एंड हाउ टू ओवरकम। आपको क्या लगता है, क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी कॉस्टिंग दे चुके हैं, तो मेरा आपसे सवाल है आपको क्या लगता है चैलेंजेस क्या है हमारी कॉस्टिंग के पेपर की? खास बात क्या है, क्यों ये टॉपिक, क्यों ये जो है ना पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर पेपर, इसके क्या चैलेंजेस हैं? जवाब दें। पार्टिसिपेट, देखें जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना हमारे लिए काम करना आसान होगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा कि रीजंस क्या है। पहले हम चैलेंजेस देखेंगे और फिर देखेंगे कि रीजंस क्या कनेक्ट हो रहे हैं, क्यों पास नहीं हुआ पेपर भाई। और इन लोगों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग पहली बार कॉस्टिंग दे रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप आज ही बैठ के देख लें, आज ही बैठ के देख लें कि क्या बातें हो रही हैं। कोशिश करनी है ये चीजें आइंदा ना हो, आइंदा ना हो, ठीक है। क्या कह रहे हैं जी, आने शुरू हो गए कमेंट, प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट का मसला आता है, ठीक है। और फॉर्मेट नहीं है, यस वेरी गुड, स्टार्टिंग पॉइंट से बात करते हैं। नो प्रॉपर फॉर्मेट, चैलेंजेस क्या है? एक आ गया जी, कोई फॉर्मेट नहीं, ठीक है। बात करते हैं इसको कैसे ओवरकम करना है। फुल कवरेज इज नेसेसरी, वेरी गुड पॉइंट। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दरकार है, प्रेशर पैने को जाता है, टाइम मैनेजमेंट का मसला आता है, यस। टाइम
मैनेजमेंट इन एग्जाम्स। ठीक है, और क्या इशू आता है? हाँ, मल्टीपल क्वेश्चन, यस। नहीं, assumptions नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स टच हो जाते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स इन वन क्वेश्चन, एक ही सवाल में दो तीन कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाते हैं, ये भी एक इशू है। ठीक है, यस। टाइम मैनेजमेंट, यस, ये टाइम मैनेजमेंट स्पीड में आ गया, टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम्स, और ये स्पीड का मसला, ये मैं यहीं करूंगा इसको। और बताएं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, अब सवाल ये है कि इनको ओवरकम कैसे करें। लेंदी कोर्स है, अब नहीं रहा, अब नहीं रहा कोर्स लेंदी नहीं रहा। एक और मसला आता है, हाउ टू स्टार्ट क्वेश्चन, ऐसा है नहीं है सर, सवाल स्टार्ट कैसे करें, सवाल का सिरा ही नहीं मिलता, पेपर में तो खास तौर पे सोचते रहते हैं। और क्या मसला आता है, एग्जाम प्रेशर, पैनिक अटैक, ये किसने अभी बोला था, बिल्कुल सही कहा जी, एग्जाम प्रेशर, पैनिक अटैक। ठीक है, ये मैं बात भी करूंगा, सही है। और मैथमेटिक्स, ठीक है ना, मैथमेटिक्स, तो ये आई थिंक कुछ बेसिक मसले हैं जो शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, पैनिक अटैक, बिल्कुल। अब सवाल ये है कि प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है तो क्या करें, क्या करें, जब कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है तो क्या किया जाए। अब मसला तो यही है कि कॉस्टिंग में वाकई में प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, तो इसकी रेमेडी क्या है, इसकी दवा क्या है? हाँ, इसकी दवा ये कि मर्जर ऑफ टॉपिक लिख दिया जी, के फॉलो फॉर्मेट ऑफ योर टीचर, जो टीचर आपको फॉर्मेट बता रहे हैं उसका कर लें। अगर आप गौर करें, हमने ओवरहेड में भी एक फॉर्मेट बना लिया था, ओवरहेड एनालिसिस शीट का, हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में भी 4 स्टेप बना लिए, क्वांटिटी स्केड्यूल, ईपीयू, यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंट फॉर। हमने इकोनॉमिक और क्वांटिटी मटेरियल्स का जो टॉपिक है वहां भी एक फॉर्मेट डिस्कस कर लिया है, अपना इंटरनली जनरेटेड फॉर्मेट है। तो आप फॉलो फॉर्मेट ऑफ टीचर एंड देन स्टिक टू इट, फिर आप उसी को फॉलो करें, फिर उस फॉर्मेट को छोड़े नहीं, उस फॉर्मेट को आईकैप से कंपेयर ना करें, सही है ना। सीपी एनालिसिस में हमारा तरीकेकार अगर किसी को याद हो, हम कहते हैं आफ्टर टेक्स्ट, एग्जामिनर करता है बिफोर टेक्स्ट, थोड़ा सा उसका फॉर्मेट हिल जाता है, हमारा फॉर्मेट अलग हो जाता है। तो आपने एक बार ये ठान लेनी है कि जो टीचर करा रहे हैं आपने वो फॉर्मेट यूज करना है, ताकि फॉर्मेट का मसला आपका जो है ना वो साइड में हो जाए। बिल्कुल अलग फॉर्मेट की वजह से अलग तरीके से आंसर से होता है, मगर एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटता, एग्जामिनर कॉन्सेप्ट के मार्क्स देता है ना यार, कॉन्सेप्ट के मार्क्स देता है। ठीक है, अच्छा, टाइम मैनेजमेंट और स्पीड का क्या करें, टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम और स्पीड के लिए क्या करें, इसके लिए 2 काम करने होते हैं, बहुत सारे लोग ये काम नहीं करते, बहुत सारे लोग ये काम नहीं करते। अच्छा, आपसे मेरा सवाल है, आप जिन 2 लोग वापस से अटेम्प्ट कर रहे हैं उनसे मेरा सवाल है, नाम नहीं लूंगा मैं इस बार, मुझे बताएं आप में से कितने लोगों ने ईयरली पेपर सॉल्व किए थे। ईयरली पेपर का मतलब है 3 घंटे 15 मिनट का टाइमर लगा के, 3 घंटा 15 मिनट का टाइमर, 3 घंटे 15 मिनट का टाइमर शायद आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि 2-3 सवाल पुरानी स्कीम के, अगर आप पुराना कोई पेपर देख रहे हैं 2021 का या 20 का, बट टाइमर लगा के क्या आपने ईयरली पेपर सॉल्व किए थे, यस और नो में जवाब दें, यस और नो। क्या आपने एग्जाम सिनेरियो वाले जो क्वेश्चन पेपर है, मैं ये पास पेपर नहीं पूछ रहा, मैं टॉपिकल नहीं पूछ रहा, मैं टॉपिकल नहीं पूछ रहा, मैं ईयरली पूछ रहा हूँ, ईयर को सामने रखे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतना सारा नो आ रहा है मेरे पास, नहीं नहीं सर, नो नो, एक पेपर ही किया था, नो 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 नो, नहीं यार क्यों, ये वो पॉइंट है जो मैं आपको नहीं, अभी बीएफडी वालों को भी कह रहा हूं, उनके पेपर करीब है, उनको भी मैंने बोला है कि आपने ये काम करना है भाई, इससे बहुत फायदा हो जाता है, 2 फायदे हो जाते हैं। पहला फायदा ये हो जाता है, पहला फायदा ये हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि अगर एक पेपर में मल्टीपल टॉपिक के सवाल हैं, 6-7 सवाल हैं, 8 सवाल हैं अलग अलग टॉपिक के, तो आपको कैसे कैसे करना है, सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, पहले कौन सा करना है बाद में कौन सा करना है। बहुत सारे लोग पेपर में तो सिर्फ 10 मिनट तक ही सोचते रहते हैं, पहले मैं कौन सा करूं फिर कौन सा करूं, और वहीं आगे फंस जाते हैं, खामा में टाइम चले जाता है। ठीक है, एक और बात दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये कि भाई आपको जब आप एक टॉपिक कर रहे हो, लेट से आप सीवी एनालिसिस कर रहे हो,
सीबी एनालिसिस करते जा रहे हो तो भाई लर्निंग कर्व की वजह से वो तो आसान लगेगा ना, उसका एक टेम्पो बन गया, माइंड सेट कर लिया आपने। 20 सवाल एक साथ लगातार कर लिए, तो यार 20 सवाल अगर आपने लगातार कर लिए तो आपको 21वें सवाल में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एग्री करते हैं इस बात से? बट अगर आपने एक कोई पेपर उठाया जिसमें 7 अलग अलग टॉपिक के सवाल हैं या 8 अलग अलग टॉपिक के सवाल हैं, तो वहां पे आपका पता चलता है कि हाँ यार, आप एक माइंड से निकल के दूसरे माइंड में कैसे जाते हो, एक चैप्टर की थिंकिंग से निकल के दूसरे चैप्टर में कैसे जाते हो। एक तो ये फायदा हो जाता है, कि हमें पता चल जाता है कि हम बाकी कितने पानी में। ये तो नहीं है कि हम टॉपिक के टेम्पो में चलते जा रहे हैं और हमें लग रहा है हमारी तैयारी हो गई। दूसरा फायदा बहुत बड़ा ये हो जाता है कि जब आप डिफरेंट वो करते हो पेपर, तो आपको टाइम का अंदाजा हो जाता है कि मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, मेरी स्पीड ज्यादा है या कम है। बहुत सारे लोगों को ये बाद में पता चलता है पेपर देने के बाद कि उनकी स्पीड तो स्लो थी। मेरी बात समझ आ रही है? बहुत सारे लोगों का तो ये ख्याल होता है कि हम पेपर से निकले तो हमारा तो 65 मार्क का अटेम्प्ट हुआ था, हमारा तो 70 मार्क का अटेम्प्ट हुआ था, हमारा तो 75 मार्क का अटेम्प्ट हुआ था, 75 का अटेम्प्ट हुआ था। हालांकि मेरे दोस्त का 85 हुआ, हालांकि मेरे दोस्तों का 90 हुआ। भाई वो तुम्हारे दोस्त जो हैं वो पूरे पूरे ईयरली पेपर सॉल्व करके गए थे, उनको पता था कहाँ एक्सीलरेटर में पाँव रखना है, कहाँ स्पीड बढ़ानी, कहाँ स्पीड कम करनी है। उन्होंने इसीलिए 85-90 कर लिया। आपको क्यों? क्या कोई आइडिया नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो आप वहां पे फंस गए। आपको प्रॉब्लम हुई सीक्वेंस सेलेक्ट करने में, आपको प्रॉब्लम हुई कि जो है ना कितना जल्दी कवर किया जाए, कैसे इसको छोटा किया जाए आंसर को, आपको प्रॉब्लम हुई कि कैसे टाइम सेव किया जाए। क्या ये मसला आया? मुझे बताएं। हाँ, जो लोग अनफॉर्चुनेटली पीएलडी पेपर नहीं सॉल्व करके गए उनको क्या पेपर में प्रॉब्लम आया? एक सवाल से दूसरे सवाल में निकल के जाते थे तो फिर बड़ा अजीब सा लगता था यार, अभी एक टॉपिक सवाल खत्म किया, मुश्किल वाला नया शुरू हो गया। या आपको ये लगता होगा कि यार टाइम एक सवाल बहुत ज्यादा ले जाता होगा, फिर आप दूसरे सवाल पे जाते होंगे, आप कहते होंगे यार अल्लाह ये तो टाइम बहुत ज्यादा लग गया। हाँ, एक और मसला आया होगा कि आपका पेपर पूरा नहीं हुआ होगा। आप में से कितने लोगों का पेपर छूटा है? छूटा है पेपर? जवाब दें। 20 मार्क का या 15 से 20 मार्क का या उससे ज्यादा किसी का छूटा है? फिर तो अब यार देखें, मैं ये बातें अभी मैं यहाँ भी करूंगा पॉसिबल रीजन में, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखें ये बातें वो है जो लोग फर्स्ट टाइम कॉस्टिंग दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यार आज ही हम तैयार कर लें। 30 मार्क्स छोड़ना यार मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 30 मार्क्स छोड़ने का मतलब है कि आपको 70 मार्क्स में से 50 लाने हैं। 70 से 50 लाना तो यार बहुत मुश्किल है यार, नामुमकिन नहीं है मगर बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा कि हमें अपना लेवल पता नहीं कहाँ ले जाना पड़ेगा, कितनी परफेक्शन अचीव करनी पड़ेगी अगर 70 मार्क का अटेम्प्ट करके 50 आने हैं तो यार। ठीक है ना? तो ये अगेन टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको 2 मशवरे दूंगा। एक तो आप यार ये करेंगे कि आप ईयरली पेपर सॉल्व करें, ईयरली पेपर सॉल्व करेंगे विद टाइमिंग। और दूसरा आप एक और काम करेंगे, तीसरा एक और काम भी मैं आपको बताऊंगा। 70 में 38 आए नहीं, बुरा स्कोर नहीं है, सॉरी बुरा स्कोर है क्योंकि क्वालिटी टर्म नहीं हुआ यार आपका। और सेकेंडली जो आपने काम करना है वो ये करना है, प्रैक्टिस, रिगोरस प्रैक्टिस, हेवी प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जानी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जानी है। आप मेरी बात समझे? ठीक है जी, कंटिन्यू करेंगे ये, बिल्कुल इसके बगैर काम नहीं हो सकेगा यार। अच्छा, पहला पॉइंट हमने कर लिया जी, फॉर्मेट नहीं है तो फॉर्मेट में बात हो गई। ठीक है, आप टीचर का फॉर्मेट फॉलो करेंगे। टाइम मैनेजमेंट का मसला आ रहा है, आप ईयरली पेपर सॉल्व करेंगे, हैवी प्रैक्टिस करेंगे। एक और बात भी बताता हूँ, एक और मसला भी है आपका, बताता हूँ मैं क्या इशू आता है। अच्छा, मल्टीपल टॉपिक एंड सिंगल क्वेश्चन, इसको कैसे टैकल करेंगे? इसका क्या जवाब है? हाँ, इसका जवाब ये है कि यार आप अगर गौर करें ना, बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो आप ये करें कि यार टाइमली रिवीजन ऑफ टॉपिक्स, आप साथ साथ टॉपिक रिवाइज करते जाएं। ठीक है, टाइमली रिवीजन ऑफ टॉपिक्स, और फिर उसके बाद अगेन प्लस आइडेंटिफाई एंड प्रैक्टिस सच क्वेश्चन। बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके कोर्स में अवेलेबल हैं। सीबी एनालिसिस विद प्रोसेस कॉस्टिंग, माइनर एब्जॉर्प्शन विद प्रोसेस कॉस्टिंग, learning curve with relevant costing, process costing with learning curve, standard costing with process costing, joint and byproduct with process costing। यार ये तो बहुत कॉमन है, कॉमन समझते हो। इन्वेंट्री वैल्यूएशन विद एंट्रीज, हाँ इन्वेंट्री वैल्यूएशन विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यार एक सवाल ऐसा भी किया स्टॉक लेजर कार्ड, किसी को याद है? किसी को सवाल याद है? एक सवाल हमने किया था कुछ टाइम पहले, वो आया भी था पेपर में, जामिल इंडस्ट्रीज। किसी को सवाल का नाम याद है? जामिल इंडस्ट्रीज एक सवाल था जो रिपीट भी हुआ पिछले अभी 1-1.5 साल पहले। जामिल इंडस्ट्रीज सवाल था बड़ा खतरनाक, उसमें स्टॉक कार्ड, स्टॉक लेजर कार्ड जो कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में पढ़ते हैं यार, उसके साथ वेरिएंसेस आ गए। बताओ
डेजी लिमिटेड याद है? डेजी लिमिटेड सवाल था, डेजी लिमिटेड, डेजी लिमिटेड एक सवाल था, उसमें क्या था? डेजी लिमिटेड प्रोसेस विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऐसा है नहीं है? हाँ, ऐसा है नहीं है? ऑटम स्प्रिंग 22 में एक सवाल आया था, जिम्बाब्वे लिमिटेड, जिम्बाब्वे वैसे ही बड़ा हावी है, एग्जामिनर ने पहले बता दिया आईकेप के, जिम्बाब्वे लिमिटेड के नाम से एक सवाल आया था, किसी को अगर याद हो, स्प्रिंग 2022 में, रेलिवेंट कॉस्टिंग प्लस लर्निंग कर्व। आप मेरी बात समझ रहे? फ्रेपे लिमिटेड एक सवाल आया था 2019 में, देखा है आपने? ऑटम 19 में एक सवाल आया था, फ्रेपे लिमिटेड, फ्रेपे, ये किस चीज का सवाल था? फ्रेपे लिमिटेड, प्रोसेस प्लस एब्जॉर्प्शन माइनल। तो यार ये सवाल तो आपके टीचर ने आपको आइडेंटिफाई करवा दिए हैं, तो फिर क्या टेंशन है? हाँ, आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रोसेस भी होना चाहिए, ये नहीं कि आप प्रोसेस पक्का नहीं है आप एब्जॉर्प्शन मार्जिनल की बेस पे सवाल करें, आपका रेलेवेंट पक्का नहीं है आप रेलेवेंट कॉस्टिंग सॉरी प्लस लर्निंग कर्व, आप लर्निंग कर्व की बेस पे सवाल करें, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल। आजकल मार्जिनल ओवरहेड का मर्ज होकर आ गया था, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है वसीम सजाद, एक बार समझ लें, समझ लें, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ आ गई ये चीजें तो आई थिंक इट विल बी फाइन। हाउ टू स्टार्ट क्वेश्चन, इसका क्या जवाब है? इसका जवाब ये है कि मेक पॉइंट्स व्हाइल रीडिंग, मेक पॉइंट्स व्हाइल रीडिंग। जो लोग हमसे पढ़ते हैं उनको ये बात पता है कि हम रीडिंग बड़ी तगड़ी करते हैं, हम रीडिंग का बड़ा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, हम रीडिंग के दौरान इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं, मेक पॉइंट व्हाइल रीडिंग, ऐसा है नहीं है? बताता हूँ मैं, सनी से बात करता हूँ, सनी रिवीजन कैसे करना है बात करता हूँ, सही है? मेक पॉइंट्स, बुलेट बना लें, दिखाऊं आपको मैं, दिखाऊं आपको मैं कैसे कह रहा हूँ, देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कुछ क्वेश्चन में, अब जैसे ये देखेंगे सवाल ऑटम 22 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने अभी लास्ट अटेम्प्ट का सवाल है, मगर हमने ये अपने सेशन में कर लिया, हमने सेशन में कर चुके हैं ये सवाल। तो अगर आप गौर करें सवाल में, यार ये सवाल में जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है आप देख रहे हैं, मैं साथ साथ वर्किंग करता जा रहा हूँ, रुक नहीं रहा, साथ साथ वर्किंग करता जा रहा हूँ, सेम गोस फॉर दिस एज वेल, साथ साथ वर्किंग होती जा रही है, जैसे हम रीड कर रहे हैं वर्किंग करते जा रहे हैं, वर्किंग करते जा रहे हैं, हालांकि रिकॉर्ड में कुछ और मांगा है, रिकॉर्ड में कुछ और मांगा है, मगर अपनी वर्किंग करते जा रहे हैं। तो यार ये स्किल आपके अंदर डेवलप होना चाहिए कि आप रीडिंग के दौरान ही ना, और ये बात हम आगे जाके और भी करेंगे डिटेल में, कि रीडिंग के दौरान ही ना आपके पास इतना जबरदस्त, जिसे कहते हैं कि माइंडसेट होना चाहिए कि आप वहीं पे सवाल को ग्रिप में लेके, ठीक है? अच्छा, तो वो कहते हैं ना सिरा नहीं मिला सवाल का, तो मैं मान नहीं सकता, अगर हम रीडिंग अच्छी करेंगे तो वैसे ही 2-4 मार्क्स तो वर्किंग के ही मिल जाएंगे यार। अच्छा, थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं भाई, जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या आज सेशन अटेंड करें, मेरा नाम सऊद तारिक है, ठीक है? मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 चीज़ें पढ़ाता हूँ टोटल आज की डेट में। एक मैं पढ़ाता हूँ कैफ 3 CMA, जो कि आपका जिसे कहते हैं ना कि ग्रुप ए का पेपर है। फिर मैं पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कैफ 6 MF है, ये दोनों कोर्स में 100% पढ़ाता हूँ, जो कि ग्रुप बी का पेपर है आपके। अच्छा, उसके अलावा फिर मैं पढ़ाता हूँ C-FAB4 BFD, जो कि MFA से वो है, और BFD में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट की मेरिट भी आया पूरे पाकिस्तान में दिसंबर 2021 में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ठीक है? ये मैं 100% पढ़ाता हूँ। फिर मैं इसके अलावा पढ़ता हूँ C-FAB3 BMS, जो SPM हो गया, MFA के अंदर उसका कुछ पार्ट है, ये मैं शेयरिंग में पढ़ाता हूँ। एंड लास्ट MSA 2। तो अगर आप गौर करें, आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे आखिरी पेपर कौन सा होता है पता है आपको? सीए का सबसे आखिरी पेपर, जिसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन हो जाती है, सीए पाकिस्तान का टैग लग जाता है आपके साथ, वो कौन सा पेपर होता है? MSA 2 होता है, एग्री करते हैं? तो आप देखें, अगर आप गौर करें तो आई एम द पर्सन जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लेके कैफ 3 से लेके, यानी कि ग्रुप ए से लेके आखिरी पेपर MSA 2 तक मौजूद। ग्रुप ए में भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ग्रुप बी में भी हूँ, फिर C-FAB में 2 जगह मौजूद हूँ, BFD में और SPM में, ठीक है? बिल्कुल सारा ये बिल्कुल जो मैंने आपको 100% कहा, ये सारे कोर्सेज में 100% पढ़ाता हूँ, ये 100% पढ़ाता हूँ मैं, ये वाला कोर्स 100% पढ़ाता हूँ, दिस इज 100%, ये शेयरिंग में और ये शेयरिंग, बिल्कुल। तो यार एक बात ये कि आप को ना एक वो कहते हैं ना कि पेपर निकालने की टेक्निक होती है, पढ़ने की टेक्निक होती है। तो मेरा हमेशा मकसद ये होता है कि यार आप यहाँ पे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो
कि आपको बाकी जगहों में ज्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि आप यहाँ पे जब पाओगे तो यहाँ पे आप वर्किंग स्टूडेंट हो गए। तो जब वर्किंग स्टूडेंट हो गए ना तो आपके पास यहाँ पे फर्म भी होगी, फिर आप बड़े भी हो गए होंगे, जिम्मेदारियां भी होंगी आप पे, ठीक है ना, आप बड़े भी हो गए होंगे, आपकी जिम्मेदारियां भी होंगी। तो यार आप यहाँ पे अपने आप को इतना पुख्ता कर लें, और खुदा ना करे जिसका पेपर रुका है, देखिए दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पेपर यहाँ रुकता है ना, इधर CFAP में या MSA में, तो बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है, ठीक है ना। वही वाली बात है कि इंडिया से अगर आप मैच हार रहे हैं आखिरी बॉल पे तो बहुत दुख होगा ना, आप इतना करीब आगे हार गए, सही है, इतना करीब आगे हार गए। बट अगर आप लेट से खुदा ना खासा यहाँ पे अगर आप रुक गए तो आप टेंशन ना लें। अगर आप यहाँ रुके तो इट मीन्स कि यहाँ पे कमबैक करने का बहुत मौका है, और अगर आपने यहाँ पे सीख लिया तो आपके आगे की जो ड्यूरेशन है CA की, इसमें काफी आसानी हो जाएगी। आपको पढ़ना आ गया, CA का पेपर निकालना आ गया, ठीक है। तो मैंने तो यही देखा है कि अगर आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइज रहो ना, तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है, बड़ी आसान हो जाती है। तो मैं वापस रिपीट करूंगा अपनी बात को, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 पेपर में पढ़ा रहा हूँ। CMA एक पेपर है, MFA एक पेपर है, BFD एक पेपर है, 3 100% हो गए। चौथा और पांचवा जो है वो मैं शेयरिंग पढ़ा रहा हूँ, हमारे साथ फैकल्टी होती जो शेयर कर रही होती है, ठीक है। बाकी मैं पढ़ा कब से रहा हूँ, 2014 से मैंने CA की फील्ड पढ़ाना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2022 हो चुका है, 2022 भी एंड हो चुका है। तो CA में पढ़ाते पढ़ाते मैं 2014 से लेकर 22 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और वैसे जो मैं टीचिंग कर रहा हूँ O-11 मैंने खुद भी किया हुआ है, तो मैं 2005 से पढ़ा रहा हूँ। तो वैसे देखा जाए तो 16 ईयर्स प्लस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 17 ईयर ऑलमोस्ट मुझे जो है पढ़ाते पढ़ाते हो गए, बहुत यंग एज से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो मैं मतलब कहने की बात ये है कि अगेन ये जो मैं आपसे जितनी बातें करूंगा ना, ये मैं अपने तजुर्बे की बेस पे कर रहा हूँ, ये ऐसे कोई रैंडम बॉट्स नहीं है। ये इतने सारे स्टूडेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, MSA2 पास करके, CFA पास करके, तो ये मतलब ऐसे नहीं बनते ना, ठीक है। तो मैं उनके क्या क्वालिटीज होती हैं, उनकी क्या हैबिट्स होती हैं, वो चीजें आपको यहाँ पे कोशिश करूंगा कि बिल्ट इन आप ये भी से कर लें, ताकि आपको आगे फर्म की लाइफ में परेशानी ना हो, पेपर निकालने में भी परेशानी ना हो। अच्छा, एग्जाम प्रेशर को क्या करेंगे जी डील, पैनिक अटैक को, इसके लिए ये कि यार अपने आप को आप समझें, कंप्लीट योर रिविजन, कंप्लीट योर रिविजन वेल बिफोर एग्जाम्स। बहुत सारे लोगों को, अब मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप में से कितने लोग ऐसे जिनके लेक्चर्स आखिरी 2 हफ्ते में खत्म हुए, अनफॉर्चुनेटली जो पास नहीं कर सके उनकी बात करूँ, नाम नहीं लूंगा मैं, नाम लेता हूँ स्टूडेंट्स के, मगर आज ऑब्वियसली क्योंकि मुझे वो रखना है, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, मुनासिब नहीं है नाम लेना। आप में से कितने लोग ऐसे जिनके आखिर के 15-20 दिन में लेक्चर खत्म हुए, पेपर से 15-20 दिन पहले लेक्चर खत्म किया? और कोई है? ये पहले ही हो गए थे बाकी लोग, ठीक है, और ठीक है। तो यार अगर आप आखिर के 15-20 दिन में लेक्चर कवर करोगे, वो 12 दिन पहले हुए थे, आपके खत्म ही नहीं हो पाए थे, क्या बात है, अल्लाह माफ करे, तो बहुत ज्यादा हो गया यार। तो अगर आप मुझे बताओ कि यार लेक्चर अगर आप आखिर में कवर करोगे तो यार आपको तो एंड तक प्रेशर रहेगा ना। एक बात मैं अजीब सी करने जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मगर मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। एक अजीब सी बात करने जा रहा हूँ, ये मैं उन लोगों की बात करने जा रहा हूँ जो पेंडिंग लेक्चर रखते हैं, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, मगर मैं आगे की बात करना चाह रहा हूँ। देखें, अगर आप पेंडिंग आखिरी महीने के ना लास्ट मंथ के कुछ काम है, आपको पता ही बात, लास्ट मंथ के कुछ काम है, उसमें लेक्चर लेना नहीं है को का। लास्ट मंथ क्या करना चाहिए आपको? लास्ट मंथ आपको क्या करना चाहिए? लास्ट मंथ आपको रिवीजन करना चाहिए, लास्ट मंथ आपको ईयरली पेपर्स करने चाहिए, और लास्ट मंथ आपको मॉक्स करने चाहिए। ऐसा ही है, यही आखिरी महीने यही काम होता है, रिवीजन हो जाए तगड़ा, ईयरली पेपर हो जाए। ईयरली पेपर की मैंने आपसे बात की थी कि होने चाहिए, और तीसरा क्या होने चाहिए? मॉक्स होने चाहिए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आप लास्ट मंथ में लेक्चर लेंगे तो क्या लास्ट मंथ वाले काम कर सकेंगे सुकून से? क्या सारे लास्ट मंथ के काम हो सकेंगे अगर आप लेक्चर आखिरी महीने में ले रहे होंगे? लास्ट मंथ में अगर आपने ये काम करने के लिए लेक्चर ले रहे हैं आप, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ यार, ये जो काम है ना, ये आपको करने तो है। अब मैं बड़ी हार्श बात करने जा रहा हूँ, मैं हार्श बात करने जा रहा हूँ, थोड़ी हार्श बात है, बुरा नहीं मानिएगा। अगर ये काम आप लास्ट मंथ में नहीं करेंगे ना, खुदा ना खास्ता, तो ये आपको फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में करने पड़ेंगे। मुझे पता है ये थोड़ी हार्श स्टेटमेंट है, मगर मैं क्या करूँगा, बीइंग अ टीचर मुझे भी बड़ा अफसोस होता है अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि यार सर हमारा पेपर पास नहीं हुआ। तो मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर आपने ये 3 काम लास्ट मंथ में नहीं किए ना, तो अनफॉर्चुनेटली देन यू शुड वेट फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ये काम तो करने हैं आपको, ठीक है ना। अब आप लास्ट मंथ में क्यों नहीं कर पाते हो? ये जैसे मैं भी पूछ रहा था, कुछ लोगों ने कहा जी ईयरली पेपर इसलिए नहीं हो सके क्योंकि हमारे लेक्चर ही खत्म नहीं हुए थे। लेकिन अभी पीछे किसने कमेंट किया, मैंने बोला ना यार कि आपने ईयरली पेपर कितने किए, उसने कहा सर ईयरली पेपर कहाँ से होते, हमारा तो कोर्स ही हमने जो है एंड में खत्म किया अपना। तो ये मैं अगेन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को ज्यादा मुखातिब हूँ अभी, क्योंकि ऑनलाइन बैच चल रहा है। फिजिकल स्टूडेंट के साथ भी ये प्रॉब्लम रहा है कि वो जब दिल चाहता था फिजिकल में आ जाते,
तब चलता था तो ऑनलाइन में आ जाते थे। एक गैस सर्वेलेंस चल रही थी, काफी सारी जगहों पर। तो ये मुनासिब बात नहीं है, मेरी बात समझ नहीं। आखिरी महीने के ये काम है करने के, बिल्कुल 3 प्रॉमिस ब्रीच कर दिया आपने। ये 3 काम है आखिरी महीने करने के। अगर आप ये आखिरी महीने नहीं करेंगे और ये रह जाएंगे इनमें से, तो देन सॉरी टू से यार, सॉरी टू से, देन गेट रेडी टू डू दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, ये नहीं। अच्छा, आगे मैथमेटिक्स में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या रिक्वायर्ड यूज ऑफ मैथ्स विल बी टॉट इन द क्लास। रिक्वायर्ड यूज ऑफ मैथ्स विल बी टॉट इन द क्लास। जितनी मैथ आपको चाहिए वो क्लास में सिखा दी जाएगी। क्या ये बात समझ आती है? will be taught is इसका एग्जाम्स कह रहा हूँ, will be taught in course, सॉरी क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ये चैलेंजेस समझ आ रहे हैं? ये चैलेंजेस बहुत रेलेवेंट है। मैथमेटिक्स का मसला आ रहा है, आप टीचर को फॉलो करो। मेरे तो खैर शौक है मैथ्स, मैं तो एमएफए की भी मैथ्स को पढ़ाता हूँ। थ्योरी के पेपर में ये काम बिल्कुल करने होंगे, थ्योरी में भी ये करने चाहिए। थ्योरी में भी मैं बात करूंगा एमएफए के सेशन में। यूशा अगला सेशन मेरा एमएफए का, इसमें मैं थ्योरी की बात करूंगा। थ्योरी में भी लोग सौतेला सलूक करते हैं थ्योरी के साथ। ये आप ऐसा मुझसे इनबॉक्स पे डिस्कस कर लो, मेरा नंबर नोट कर लें। कोई किसी को दिन में बाद में कोई सवाल आए ना, कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई चीज हो, तो यार ये आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, मेरा नंबर नोट कर लें 0321212963। अच्छा, अब मैं एक बात करने जाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि यार पेपर क्यों पास नहीं हुआ, क्या हुआ था? क्या लगता है? अब आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप मुझे बताएंगे, नाम नहीं लूंगा मैं, अगेन कॉन्फिडेंशियलिटी के। जो लोग लास्ट मिनट में अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर सके, मुझे अपना रीजन बता दें। आपको क्या लगता है? मैं कुछ रीजन लिख रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे रीजन क्या है। पहला रीजन है लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स। थ्योरी तो इतनी नहीं आई इसी में मेरे ख्याल से। क्या पॉसिबल रीजन से बात करूँ, फिर मैं आपको और रीजन बताऊंगा। और एक बहुत बड़ी जड़ है, जड़ जिसे कहते हैं, जड़ समझते हैं, रूट कॉज। और ऑटम वाइज अनसक्सेसफुल रिजल्ट। अगर आप अनसक्सेसफुल रहे ऑटम वाइज में, तो क्या वजह हो सकती है? क्या बात है जी, आंसर आने शुरू हो गए। मेरी बुक काफी होगी इंशाल्लाह, आईकेएम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईकेएम की किताब की। पैनिक प्रेशर हो गया, ठीक है। लेक्चर कंप्लीट नहीं हुए। सबसे पहला इशू ये है लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स। कुछ टॉपिक में हमारे कॉन्सेप्ट्स वीक थे। कुछ लोगों को ये मसला होता है। कितने लोग समझते हैं? 1। दूसरा रीजन ये होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। सर कॉन्सेप्ट तो बहुत थे मगर प्रैक्टिस नहीं की थी, टाइम नहीं बचा था, लेक्चर डेट से खत्म हुए थे। तीसरा ये है कि स्लो स्पीड। सर कॉन्सेप्ट भी थे, प्रैक्टिस भी थी, मगर पेपर में खाली 65 से 70 मार्क अटेम्प्ट हो सके क्योंकि स्पीड स्लो थी। अच्छा, और क्या रीजन हो सकता है? सर वो हुआ ये कि पेपर में पैनिक अटैक आ गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। सब कुछ सही था, स्पीड भी सही थी, मगर पहुंचे तो लगा ब्लैंक, पहुंचे तो लगा सब भूल गए, पहुंचे तो लगा अब तो नींद आ रही है क्योंकि रात में सोए नहीं थे। पांचवा रीजन सर लैक ऑफ रिवीजन। सर सब कुछ सही था मगर रिवीजन का टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। हाँ, और फिर उसके बाद एक और रीजन क्या हो सकता है यार? मेन रीजन तो मैंने आपको बता दिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहूंगा कि सर हमने तो नो प्रैक्टिस, नो टेस्ट एंड ईयरली पेपर्स। सर हमने ना टेस्ट दिए अपने इंस्टीट्यूट के, ना ईयरली पेपर्स किए। हमने 8 टेस्ट लिए थे लास्ट टाइम, 8 टेस्ट, और बाकायदा वो अल्हम्दुलिल्लाह चेक करके वापस दिए गए थे। जिन स्टूडेंट ने टेस्ट दिए उनमें से मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह पास होगी, उन्होंने सारे टेस्ट दिए। ठीक है टेस्ट देना गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, मगर यार एक सुकून तो हो जाता है, कॉन्फिडेंस तो आ जाता है। जो पूछिए लोग कह रहे थे हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, पैनिक अटैक हो जाता है। आप जल्दी बताते हैं 1 2 3 4 5 6, एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सब बताएंगे, मुझे वापस से बताएंगे, मैं मिस कर गया था क्योंकि मैं अपनी सीक्वेंस फॉलो कर रहा था। कितने लोग हैं जिनका 1 2 3 4 5 6 में क्या क्या मसला है? 1 बता दें कितने लोग का मसला है। ठीक है, 4 आ रहा है, एक बंदे का मसला 4 आ गया। और ठीक है, और बताएं 1 2 3 देखें यार, रीजन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे गलतियों के, ऐसे नहीं चलेगा। सारे हैं, ओ माय गॉड, ऑल 6। अच्छा और बताएं,
प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे, नाम नहीं लूंगा मैं आप लोगों का ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी रहे। 5 और 6, अच्छा ओके, 1 2 4 एंड 6, 1 2 5 2 4 5, ये और बताएं। 2 and 5 lack of practice or lack of revision, 2 and 3 lack of practice and slow speed, lack of 2 4 and 6 lack of speed, panic attack and no test, 3 5 and 6, यार 6 बहुत आ रहा है, 6 बहुत आ रहा है, यानी कि आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया। 2 4 5 ए बी कह रहे हैं, 2 4 5, ओ सॉरी नाम नहीं लेना मुझे, सॉरी, ठीक है। 3 ओके, स्पीड का मसला है आपको। अब मुझे बताएं यार, इस पे तो हमने बात कर ली। अब आप ठीक है, 1 5 6 कॉन्सेप्ट भी नहीं है, रिवीजन भी नहीं है और टेस्ट तो दिया ही नहीं है यार। 8 टेस्ट बहुत होते हैं, वनडे और T20 तो बाद में खेलेंगे ना, पहले टेस्ट से तो फारिग हो। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट सीरियसली यार आपकी परफॉर्मेंस के लिए होते हैं, और अगर आपको टेस्ट चेक होकर वापस मिले, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी यार, आपको मार्क्स पता चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी। अच्छा अब सुने, अब बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर हमें क्लासेस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो इसका जवाब ये है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट में इशू है तो क्लासेस लेनी चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट में इशू नहीं है तो क्लासेस नहीं लेनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट में मसला है, ये इशू आपका प्रिवेल करता है, तो आप क्लासेस पे जा सकते हो, अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी पे चले जाओ। अच्छा अगर आपका लेट से क्लासेस सॉरी कॉन्सेप्ट का मसला नहीं है, कॉन्सेप्ट ओके है, सही है, प्रैक्टिस का मसला है, तो फिर आप सेल्फ स्टडी पे चले जाओ, फिर आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा स्पीड का मसला है तो अगेन स्पीड, अच्छा एक मसला मुझे बताओ यार, एक ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, नहीं कुछ टॉपिक में कॉन्सेप्ट का मसला नहीं चलेगा, किसी एक टॉपिक में भी कॉन्सेप्ट का मसला नहीं होना चाहिए। मैं ऑटम बाइस का पेपर दिखाऊंगा, एग्जामिनर कवरेज पे जा रहा है, ईमानदारी से बताना कितने लोग ऐसे हैं जो पेपर में सॉल्व करने के दौरान, पेपर नहीं सॉरी घर में सॉल्व करने के दौरान या प्रैक्टिस करने के दौरान, ये एक बहुत बड़ी बुराई है, खामी है, जो मैं समझता हूँ आपको अभी से सही करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया ना, आप MSc 2 तक जाने वाले हो मेरे साथ इंशाल्लाह, तो यार मतलब हमें ऐसे काम करने कि हमें परेशानी ना हो। कितने लोग ऐसे हैं जब वो सॉल्व करना शुरू करते हैं और कहीं फंस जाते हैं, तो पहले सोल्यूशन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ईमानदारी से बताएंगे, मैं नाम नहीं ले रहा आज के सेशन में क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कॉन्फिडेंस। कितने लोग ऐसे हैं और जो नहीं करते ऐसे और पूरा एंड तक देखने के बाद फिर सोल्यूशन देखते हैं, वो भी मुझे बताएं। यस और नो में जवाब देना है। क्या आप ऐसा करते हैं कि कहीं फंस जाते हैं यहाँ पे, तो आप सोल्यूशन रेफर कर लेते हैं पहले और फिर आगे बढ़ते हैं? यस और नो, मैं नाम नहीं लूंगा। यस बहुत आ रहे हैं, और बताएं पार्टिसिपेट। देखिए अपने, ये आप अपने आप से बातें कर रहे हैं, ये आप मुझसे बातें नहीं कर रहे, आप अपने आप को बता रहे हैं, ये गलतियां आप अपने आप को बता रहे हैं। और लोगों का क्या ख्याल है? ऐसा नहीं करते, ठीक है, ओ ऐसा करते हैं। यस यस यस, एंड तक खुद करा फिर सोल्यूशन इवन गलत किया है, ठीक है। नहीं अब मैं बताता हूँ यार, ये आप इसको तो पहली फुर्सत में खत्म करें। नहीं सर कैसी बातें कर रहे हैं, अगर हमने गलत किया है तो आगे गलत सवाल होता रहेगा ना आगे तक। भाई कॉस्टिंग में पेपर में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, मार्किंग प्लान आता है। अगर आपने यहाँ पे गलती की, सोल्यूशन देखा फिर आगे बढ़ गए, फिर दूसरा दफा गलती की फिर सोल्यूशन देखा फिर आगे बढ़ गए, फिर तीसरी दफा गलती की फिर सोल्यूशन देखा आगे बढ़ गए, तो आपका सवाल तो हो गया, मगर ये पेपर में आपको सोल्यूशन कौन दिखाएगा? जो लोग कह रहे हैं ना मैं पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं आता, पैनिक अटैक हो जाता है, क्योंकि मसला ये है कि आपको जब पैनिक यहाँ हो रहा होता है घर पे, तो आप सोल्यूशन देख के अपने पैनिक को रिलीज कर लेते हो। सोल्यूशन इज जस्ट लाइक योर पैनिक किलर, पेन किलर होता है ना, ये पैनिक किलर है सोल्यूशन। मगर पेपर में ये पेन किलर या पैनिक किलर कौन देगा भाई? अगर पेपर में कोई सोल्यूशन नहीं दिखाएगा ना, आप मेरी बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? आप पेपर में बैठे हो, पेपर में भी यही हुआ कि आप 4-5 स्टेप्स करने के बाद रुक गए, आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ब्लैंक हो गए। ये कुछ लोगों को होता है ना, ये वर्डिंग में सही यूज करो कि सर ब्लैंक हो गए, सर समझ ही नहीं आ रहा था आगे, सर रुक गए, सर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, सर सवाल आगे नहीं बढ़ा था, ऐसा होता है। तो उसकी वजह ये है कि सर जब घर में हमारे साथ ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं। हम कहते हैं शॉर्टकट मारो यार, किसके पास टाइम है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है उसको जवाब देना है। दोस्त बार वेट कर रहा है, बोला भाई क्रिकेट मैच है क्या सीन है, आ जाओ, हमने कहा बस सवाल खत्म करके आते हैं। हमने उसको बोला बस सवाल खत्म करके आ रहे हैं, तुम रेडी हो, शाबाश पहुंचो, हम आते हैं, बस 5 मिनट में निकला बार। अब 5 मिनट में सवाल अपने करने हैं, तो यही होगा ना यार कि आप यहाँ रुकोगे, सोल्यूशन देख लोगे, फिर आप आगे बढ़ोगे, बोलोगे नहीं यार दोस्त बस पहुंचने वाले 2 मिनट तो वैसे ही हो गए, फिर सोल्यूशन देख लिया, यार बेकार है, बेकार। यहाँ टाइम खपाने से, यहाँ टाइम लगाने से मैं कहूंगा आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप यहाँ टाइम नहीं लगाओगे, खुदा ना खास्ता आपकी अटेम्प्ट गायब हो सकती है। सर तो करें क्या? तरीका इसका ये, आप पहले पूरा सॉल्व करिए,
अपना पूरा सॉल्व कर लें, उसके बाद एक डिफरेंट कलर के पेन से अपनी गलतियां नोट करें कि मेरी ये गलतियां आई है, एक गलतियां आई है, एक गलतियां आई है, और फिर अगले पेज पे उन गलतियों को लिखें, अगले पेज पे उन गलतियों को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें, नोट बनाएं गलतियों के यार, आके आपको सवाल बार बार नहीं करना पड़े, नहीं करना पड़े, नहीं करना पड़े। मेरी बात समझ आ रही? देखे ना यहाँ आपने क्या सीखा, आपने अगर सही कर लिया आगे बढ़ गए तो आपको तो पता ही नहीं चला आपने गलती क्या की। नहीं, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, दिस इज गलती नंबर 1, दिस इज गलती नंबर 2, दिस इज गलती नंबर 3, दिस इज नोट नंबर 1, दिस इज नोट नंबर 2, दिस इज नोट नंबर 3। पेपर से एक दिन पहले, 2 दिन पहले आपके पास टाइम नहीं होता सारे सवाल करो, एक 2 दिन पहले आपने कुछ नहीं करना, सुकून से अपने नोट्स पढ़ने, गलतियों के नोट्स पढ़ने, जो गलतियां हो रही हैं उनको रोकना है, रोकना है। मेरी बात समझ। और मैं एक और बात बताऊं अपनी, मैं आपस की बता रहा हूँ कि जब मैं ये ऐसा करता था कि आगे बढ़ता था, मुझे बहुत कोफ्त होती थी। कोफ्त एक उर्दू में वर्ड होता है, कोफ्त मीन्स के वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, कि बड़ा नागवारी गुजरती थी कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, गलत करे जा रहा हूँ। और यकीन करें 50% केस में मैं शायद सही भी कर रहा होता था। मुझे लगता था मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे लगता था मैं गलत कर रहा हूँ, मगर पता चलता था कुछ केसेस में कि यार मैंने तो सही किया। तो आप सोचें अगर मैं एक चीज में गलत का सोच रहा हूँ और एंड में पता चले मैंने सही कर लिया और एंड तक सही कर लिया, फिनिश पूरा सही हो गया, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल की क्या हालत हो। मैं तो कॉन्फिडेंस के मारे पता नहीं कहाँ पहुंच जाऊंगा, मैं तो बूस्ट कर जाऊंगा कॉन्फिडेंस के, यार नहीं इसका मतलब मुझे आता था, इसका मतलब मैं खामा खाई में रुक रहा था, इसका मतलब शैतान मुझे खामा खाई में रोक रहा था कि तुम्हें नहीं आता, तुम रुक जाओ, तुम सोल्यूशन देख लो। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये हैबिट आप सोल्यूशन देखने वाली, आप अभी तर्क करें, अभी खत्म करें कि जितने आपके कैलकुलेशन के पेपर हैं आपके लिए आगे भी आसान हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस खुल जाएगा, आपको पेपर में ये वाली परेशानी नहीं होगी कि मैं रुकूंगा तो क्या करूंगा, आपको पता होगा कि निकलना कैसे, इस सिचुएशन से निकलना कैसे, सिचुएशन को अवॉइड ना करें, सिचुएशन को फेस करें, सिचुएशन को फेस करें। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, अब मैं जल्दी जल्दी बात करूंगा यार, क्योंकि टाइम काफी कम रह गया हमारे पास। स्टडी अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखें यार, स्टडी अप्रोच हमारी बहुत सिंपल सी है। ठीक है, हमारी स्टडी अप्रोच ये है कि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम जाते हैं इजी इलस्ट्रेशंस पे। बेसिक्स मतलब कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं या लॉजिक से स्टार्ट करते हैं। कॉस्टिंग में लॉजिक है, कॉस्टिंग में रट्टा नहीं है। कोई अगर रट्टा लगाता है कॉस्टिंग में तो यार आप अपने साथ जुल्म करते हो, आप अपने साथ नाइंसाफी करते हो। नहीं, मसला हो जाएगा। कॉन्सेप्ट, लॉजिक, ये टॉपिक दुनिया में क्यों आया, ओवरहेड दुनिया में क्यों आया, माइनर एब्जॉर्प्शन दुनिया में क्यों आया, प्रोसेस कॉस्टिंग दुनिया में क्यों आया, रेलेवेंट कॉस्टिंग की सिग्निफिकेंस क्या है। फिर उसके बाद इजी इलस्ट्रेशंस, 2+2 4 टाइप की इलस्ट्रेशन उस टॉपिक से रिलेटेड। तीसरे नंबर पे क्वालिटी क्वेश्चंस। ये क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से होते हैं? ये क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन डिफरेंट किताबों से होते हैं, ACCA से भी होते हैं, कॉलिन ड्यूरी नाम की एक किताब है, मैट्स उजरे नाम की एक किताब है, कुछ और हमारे अपने बनाए हुए क्वेश्चन होते हैं, क्वालिटी क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। ये सारे के सारे आपके लिए कंपाइल हुआ हमारी किताब में मौजूद है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप आई कैप पास पेपर करते हैं। अच्छा, आई कैप पास पेपर 2 तरह के हैं। एक आई कैप पास पेपर आप करते हैं कैफ के कॉस्टिंग के, CMA के, और एक आप आई कैप पास पेपर करते हैं कुछ लिमिटेड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। जो CA फाइनल का कोर्स होता था एक जमाने में, चला गया। मैंने CA फाइनल, मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही पढ़ाना शुरू किया। आई वाज द टीचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा के किया। सही है। नहीं, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, देखें आयशा साजिद, अगर सोल्यूशन देखेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उम्र भर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप सोल्यूशन नहीं देखेंगे ना तो कुछ अरसे बाद आपको लगेगा कि नहीं यार ये मैं कर सकता हूँ। यही आपको अपने जहन को समझाना है कि आप अगर पढ़ के जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ के जा रहे हैं, तो आप कर सकते हैं और आपको करना होगा। तो ये हम 4 बातें करेंगे। दैट्स गुड, ये 4 बातें करेंगे, ये 4 बातें हमारी बुक में मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? जब ये 4 काम हो जाएंगे आपके, तो 5वां काम है इसका रिविजन, इसका टेस्ट दें, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप इसके एयरली पेपर्स करें। एयरली पेपर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए ये गुजारिश है मेरी भाई उनसे कि देखें यार, हमारी ना स्टडी अप्रोच यही है कि हम इस तरह से लेके चलेंगे और हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। रिफ्रेशर वालों के लिए कोई ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट 4 करा दूंगा। मुझे पता है मैं 4 कराऊंगा ना आपके लिए ब्लेंडेड हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट 4 पे नहीं जा सकते, हमें 0 से ही चलना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आपकी अभी लेवल क्या है, मुझे नहीं पता आपके 20 मार्क आए, 25 आए, 35 आए, 40 आए, 45 आए, 48 आए, 49 आए, मुझे नहीं पता। तो मैं ये एज्यूम करूंगा कि नहीं यार हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि हमें लॉजिक पता हो, फिर हम वहां से स्टार्ट करें। शुरू से स्टार्ट करने में का फायदा ये है कि जिसका जो भी वीक एरिया है वो वहीं से आइडेंटिफाई हो जाएगा। किसी का वीक एरिया यहाँ पे आगे पता चलेगा, किसी का वीक एरिया यहाँ आगे पता चलेगा। तो मगर हम सब एक पेज पे होंगे जब हम यहाँ पहुंचेंगे, पास वगैरह पहुंचेंगे। तो इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अलग से क्लासेस नहीं होंगी। वही मैं बता रहा हूँ कि रेगुलर के साथ ही हम रखेंगे। अच्छा, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, हमारे कुछ टॉपिक्स हो गए
ठीक है, जो टॉपिक्स हो गए वो आपको जो है वो क्या कहते हैं आपको खुद से करने पड़ेंगे, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और जो आगे होंगे उनकी लाइव क्लासेस होंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, देखें हमारा जो कोर्स होगा उसमें खाली लेक्चर्स नहीं है, खाली लेक्चर्स नहीं है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड ऑनलाइन लेक्चर्स, खाली ये नहीं है। हमारे जो पैकेज है इसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। लास्ट टाइम 8 टेस्ट हुए थे कॉस्टिंग में और 10 हुए थे एमएफए में, इस बार 10 मिलाया जाता है कि हम जो है वो कॉस्टिंग में करेंगे। 10 टेस्ट प्रॉपर्ली चेक, ये प्रॉपर्ली चेक होकर वापस मिलेंगे, हमेशा यही वाले लास्ट डे में भी हमने इसी इतना प्रॉपर्ली चेक करके वापस किया। इस बार मैं बता दूं आपको, मैं सख्ती करने वाला हूँ, इस बार मैं बता दूं सख्ती करने वाला हूँ। जो लोग टेस्ट नहीं देंगे वो तैयार है, उनका पोर्टल बंद हो जाएगा, जैसे मैं इससे पिछली अटेम्प्ट में करता था, जैसे मैं स्प्रिंग 22 तक मैं करता आया हूँ, ठीक है ना। तो यार प्लीज ये 10 टेस्ट, इसका पूरा स्केड्यूल इंशाल्लाह वीकेंड तक आ जाएगा, स्केड्यूल वीकेंड तक आ जाएगा, आप उसको फॉलो कर लें, तो ये भी इस पैकेज में शामिल होगा। थर्ड नंबर पे हमारा एक फॉलोअप होता है हर 15-20 दिन बाद। फॉलोअप का मतलब क्या है कि हमारा एडमिन आपको मैसेज करेगा, हमारा एडमिन आपको मैसेज करेगा और पूछेगा कि भाई आपने कितने लेक्चर ले लिए। कम लेक्चर लिए होंगे तो वो आपको बोलेगा कि जी ऐसे ऐसे कर लो, मेरा वॉइस नोट आपको पहुंचाएगा। मैं सारे फॉलोअप्स खुद पढ़ता हूँ कि किसकी क्या प्रोग्रेस है। फॉलोअप रिगार्डिंग पेंडिंग लेक्चर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, थ्रू आउट दी कोर्स इंशाल्लाह मैं अवेलेबल रहूंगा फॉर योर इंडिविजुअल क्वेरीज। जो स्टूडेंट की क्वेरीज होती है वो मैं खुद रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड। तो कोर्स रिलेटेड जो क्वेरीज हैं उसके लिए आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, एक क्लियर एग्जाम्स, ठीक है। एक टेस्ट हो चुका है, वो टेस्ट आप मुझसे अलग से ले लेना, वो मैंने शेयर भी किया बहुत सारी जगहों पे। तो ये 4 चीजें होंगी, लेक्चर्स तो होंगे ही होंगे, 100% मैं पढ़ाऊंगा, सही है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, मगर उसके साथ साथ टेस्ट, फॉलोअप अगर कोई पेंडिंग लेक्चर है, एंड लास्ट इंडिविजुअल आपकी जो क्वेरीज होंगी उनके लिए अवेलेबिलिटी। तो मुझे उम्मीद है कि हम मेहनत करेंगे तो रिजल्ट निकलेगा। मगर मैं वापस बता रहा हूँ यार कि आप ये निकाल सकते हो पेपर, बहुत सारे लोगों ने पेपर निकाला है इस बार माशाल्लाह, पेपर ही मुनासिब है और आप भी निकाल सकते हो। मैं ऑटम 22 का पेपर देख रहा था, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल आई हो। ये सवाल जिरकॉन लिमिटेड का छपा हुआ है, किसी ने देखा है? जिरकॉन लिमिटेड लेबर कॉस्टिंग का सवाल है, मेरी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ही इसमें भी था, ये सवाल लेबर कॉस्टिंग का सवाल था, बिल्कुल मेरी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ही इसके अंदर भी सवाल था। ये जिरकॉन लिमिटेड हमारी किताब में मौजूद है, बिल्कुल पहला सवाल है ये पेपर का, ऑटम 22 का। सेकंड नंबर का सवाल ईओक्यू आए, ये रॉबिन लिमिटेड का सवाल है, रॉबिन लिमिटेड का सवाल है हमारी किताब में, ये भी 5 नंबर का सवाल है। रॉबिन लिमिटेड, आई डोंट नो आपने देखा नहीं देखा, रॉबिन लिमिटेड के नाम से एक सवाल है, उसका ईओक्यू मटेरियल्स के अंदर ये उससे मिलता जुलता सवाल आया। थर्ड नंबर पे आ जाओ, ये सवाल बड़ा मजेदार था, ये मैंने अभी करा भी दिया, अपने ओवरहेड्स का सवाल था, ये सवाल ही बड़ा मजेदार था, ये भी ओवरहेड्स का सवाल था। 2 सवाल ओवरहेड्स के आए हैं इस बार। फिर आ जाओ, ये अगेन ईओक्यू पे सवाल आया, ईओक्यू पे सवाल आया, नॉट डिफिकल्ट वन, डिमांड पता है, सेफ्टी स्टॉक पता है, यूनिट कॉस्ट पता है, सब चीजें गिवन थी यार। आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। वीसीबी का सवाल अगेन मैं कहूंगा वेटेड एवरेज का काम करना था, वेटेड एवरेज पे काम करना था, नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये सवाल याद है, ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट चीख चीख के कहा गया पिछले सेशन में, ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट लाजमी आएगा, लाजमी आएगा ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट। ट्रेंड एनालिसिस कह रहा था कि ये आएगा, ट्रेंड एनालिसिस कह रहा था कि ये तो लाजमी आना चाहिए, इतने टाइम से नहीं आया था। ये देखें ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट का टॉपिक ये रहा, कहां गया, ये देखें इतना बड़ा गैप हो गया था, इतना बड़ा गैप हो गया, 4 अटेम्प्ट्स का गैप, इतना होता नहीं है गैप, ये तो लाजमी आना था और आ गया इस बार पेपर में। कुछ सवाल थे पुराने, उनसे मिलता जुलता बना सवाल ये। प्लेटिनियम लिमिटेड के नाम से कोई सवाल था, आई डोंट नो आपने देखा नहीं देखा, ये हमारी बुक में मौजूद है, प्लेटिनियम लिमिटेड का सवाल, प्लेटिनियम लिमिटेड का सवाल, उससे मिलता जुलता सवाल था। फिर आ जाए ये अगेन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को मर्ज किया इसने वेरिएंसेस के साथ, कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, कुछ रिसेंट में ऐसे कर चुका है। और लिमिटिंग फैक्टर, यार लिमिटिंग फैक्टर तो बहुत आसान होता है यार, लिमिटिंग फैक्टर तो वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक होता है। तो क्यों इसमें ऐसा हुआ? एक्सपोर्ट ऑर्डर की बात पहले हो चुकी है, एक सवाल पीछे जा चुका है, सही है। आई थिंक ये क्या नाम है इसका यार, एक बड़ा जबरदस्त सवाल है, उसमें एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑलरेडी कैटर हुआ है। मैं भूल रहा हूँ, फुटबॉल वाला, फुटबॉल बास्केटबॉल वाला सवाल देखा है आप लोगों ने? फुटबॉल बास्केटबॉल रग्बी बॉल वाला सवाल एक पास पेपर का है, सेगल 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 के नाम से सवाल, सेगल इंडस्ट्रीज, आई एम नॉट रॉन्ग, सेगल इंडस्ट्रीज देखा है आपने? लिमिटिंग फैक्टर का सवाल, अगेन ये हमारी किताब में भी है यार। तो मेरे ख्याल से यार ये अगेन
मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत बचने के चांसेस थे। ओवरहेड के सवाल थोड़े क्वालिटी सवाल थे, बाकी सवालों में समझता हूँ कि बास्केटबॉल अगर कोई अच्छे तरीके से करके गया है, कॉन्सेप्ट लेके गया है, तो पैनिक होने का नहीं था यार, पैनिक होने का नहीं था। खैर जो हुआ सो हुआ। लास्ट मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि यार स्टार्ट करें चीज़ों को, और मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, कोई क्वेरी वगैरह होती है उनसे पूछें। पेपर निकल सकता है, मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आप एडमिट भी करोगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप कहोगे हाँ यार इम्प्रूव की जा सकती, इम्प्रूव की जा सकती, एग्री करेंगे, इम्प्रूव की जा सकती, क्या ख्याल है? इन रीजंस को देखें, इन पे काम करें, मेरी ज़रूरत होती है तो मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, नमाज का भी टाइम हो गया है कि नहीं, अजान हो गई है, हम आज का सेशन यही रखेंगे। अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी मोस्ट प्रॉब्ली हम सैटरडे से स्टार्ट करेंगे। सैटरडे से, सैटरडे का टाइम आप जो है ना ग्रुप पे देख लीजिएगा, सैटरडे का टाइम मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे को आफ्टरनून का टाइम होगा, मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है जी, सैटरडे को हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, और जो बिल्कुल टॉपिक हो चुके हैं वो पोर्टल से करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और डिटेल बता दूंगा कि हमारी अप्रोच क्या होगी। बाकी आप पेपर निकालें, मैं वापस कह रहा हूँ पेपर निकालें, आप आसान लेवल पे खड़े हैं KF3, आपको MSA2 लेवल तक जाना है यार। ठीक है ना, तो वहाँ के चैलेंजेस आहिस्ता आहिस्ता हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें यहीं तक रखेंगे, नमाज पढ़ लें, टाइम हो गया नमाज का। MFA के सेशन में मुलाकात होगी 6:30 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और पॉजिटिव माइंड ऑफ फ्रेम से पढ़ें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सबका पेपर निकलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।